तो ये कहते हैं कि आपका जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, है ना, मैग्ना कार्टा से लिए गए हैं। तो इनका ये है कि जो पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी दिए गए हैं ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और वहां का आर्टिकल 45 है जो इसके बारे में बात करता है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45, वहीं से हमने इनको उठाया है। उन्होंने भी कहाँ से लिए थे, स्पेनिश से लिए थे। ठीक है, तो हमें वहां से तो मतलब नहीं है कि उन्होंने स्पेन से लिए, कहाँ से लिए, हमें मतलब है कि हमने कहाँ से लिए, तो हमने लिए आयरलैंड से। और आयरलैंड से लेने के बाद हमने इसको एज इट इज रखा, क्यों, क्योंकि हमारी जो सोच थी वो ये थी कि जो प्रियम्बल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज में, वहां की प्रियम्बल की लैंग्वेज में है, तो वो क्या कहती है, उसकी अप्रोच क्या है। तो जब हम अपनी प्रियम्बल को देखते हैं तो हम वहां पर ये देखते हैं कि वो बात करती है सोशल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, पॉलिटिकल जस्टिस की। तो यहाँ पर ये जो जस्टिस है ये किसके थ्रू हमें मिलेगा, स्टेट के थ्रू मिलेगा। और स्टेट के थ्रू मिलने का मतलब है कि स्टेट ऐसे कानून बनाए ना जिससे ये हमें मिल सके। तो स्टेट कानून किन को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। ये निर्देशक तत्व है कि जब भी स्टेट कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी लॉ फ्रेम करेगा, तो पहले उन उसको ये सारे के सारे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने ध्यान में रखना होगा, इनसे अलग ना हो जाए। अब बात आती है कि अगर वो इसको नहीं फॉलो करता है, नहीं मानता है, तो क्या होगा। तो आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है कि ये क्या है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसको आप कोर्ट से एनफोर्स नहीं करा सकते हो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम कोर्ट में तो जा नहीं सकते अगर वो इनको नहीं मानते। हाँ, हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि हम 5 साल बाद सरकार बदल दें। तो फोर्स बिहाइंड इट पब्लिक ओपिनियन, लोकमत इसके पीछे आता है। और अगर सरकार इस तरीके से कार्य नहीं करती है तो हमारे पास ये हक है कि हम उसको 5 साल बाद क्या कहते हैं, हटा दें, और दूसरी सरकार लाएं जो कि अच्छी तरीके से इसको पालन करे, इसका पालन कर सके। अच्छा, यहाँ पर इन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हुए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है इन प्रिंसिपल्स का। तो ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है, 3 श्रेणी में इनको बांटा जा सकता है, इनके कंटेंट के आधार पर, जो इनके अंदर इनकी लैंग्वेज है उसके आधार पर। तो वो 3 कौन से हैं, फर्स्ट है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल्स, तो जो सामाजिक विचारधारा थी उसके अंदर भी कुछ आते हैं ये, वो उनको भी जो है उस विचारधारा को भी इन्होंने अपने अंदर समाहित किया है इन प्रिंसिपल्स ने। गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी जी के सिद्धांत थे वो भी कहीं ना कहीं हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ लिबरल प्रिंसिपल्स, उदारवादी भी विचारधारा हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। तो इनके कंटेंट के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, किनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। ये आर्टिकल्स हैं जो जिनके आधार पे हम इनको डिवाइड करेंगे। पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं, जो आर्टिकल 38 है, 39 है, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन शुरू होता है 36 में दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ये कहते हैं कि डेफिनेशन वही होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई है स्टेट की। आर्टिकल 37 ये कहता है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ, इनको आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो कोर्ट के थ्रू। 38 से मेन शुरू होते हैं। 38 क्या कहता है, 38 का ये कहना है कि द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting a social order by ensuring social, economic and political justice। जो आपका स्टेट है वो क्या करेगा, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ जनता के कल्याण के लिए अग्रसर होगा, और ऐसे लॉ बनाएगा जिससे कि जो जनता है उनके अंदर असमानता खत्म हो, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना, असमानता को खत्म करना, लोक कल्याण को प्रोन्नत करना, लोक कल्याण को प्रमोट करना,
इस तरीके के कानून बनाए जिससे कि भेदभाव समाप्त हो और सबको इनकम की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेटस इक्वल मिले, फैसिलिटी इक्वल मिले और अवसर भी सभी को समान मिले। इस तरीके के कानून बनाना, तो भेदभाव को खत्म करना। अब बात आती है आपकी आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये कहते हैं द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। यानी कि सभी को जो है क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह करने के एक एडिकेट मीन, यानी कि सही चीज, सही तरीका प्रोवाइड कराना, एक तरीके से सही समान स्तर पे उनको लाना, जिससे कि वो जो अपना जीवन निर्वाह है वो गरिमा के साथ अच्छी तरीके से कर सके। यानी कि सभी को रोजगार एक तरीके से देना, जिससे कि वो अपना जो है लाइवलीहुड चला सके, जीवन निर्वाह कर सके। The ownership and control of material resources shall be organized in a manner to serve the common good। तो जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो उनकी ओनरशिप है, उनको जो है क्या कहते हैं, एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि किसी एक के पास मोनोपोली ना चली जाए, बल्कि कॉमन गुड में उनको जो है डिवाइड करना एक तरीके से, और सारे रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं किसी एक को दे दिया और वही उस पर सब कुछ चला रहा है। द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। कुछ ही हाथों में वो जो है स्वास्थ्य की चीजों को ना दे, बल्कि क्या करे, उसको लार्ज नंबर पे रखे। तो जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और हाँ, ये कहते हैं वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में पैसा ना देना, कैपिटलिस्ट ना बनाना देश को। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, वहां पर कोई भी मैन और वुमेन में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो ऐसे कानून बनाए जाए। द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, है ना, जो कर्मचारी हैं उनकी हेल्थ को जो है सही रखना और साथ ही साथ जो है उनको प्रोटेक्ट करना, मजबूत बनाना। चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेटेड, तो उनका शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों का और युवाओं का शोषण ना किया जाए कहीं पर, इस तरीके के कानून भी बनाना। फिर आर्टिकल 41 कहता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो जब पता चलता है कि कोई इंसान बुजुर्ग हो गया है, बीमार हो गया है, डिसेबल हो गया है, तो वहां पर ये कहते हैं कि भैया राइट टू वर्क सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बूढ़ा हो गया है तो उससे आप काम करने का अधिकार छीन लोगे, कोई बीमार हो गया है तो आप उससे काम करने का अधिकार छीन लोगे। तो राइट टू एजुकेशन भी सभी के पास रहे, राइट टू वर्क भी सभी के पास रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति है वही काम कर सकता है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है क्या वो कमा के नहीं खा सकता है? क्या उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? तो ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें कि समान, सबको समान रखना है। मेनली पर्पस है सिर्फ लोक कल्याण, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, उसको एस्टेब्लिश करना। वही बात आती है आपकी आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 कहता है द स्टेट शेल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो मानवीय और न्यायिक दशाएं उनको प्रोवाइड कराना, ऐसी परिस्थितियां प्रोवाइड कराना जिससे कि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो सके, और साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ के बारे में भी प्रावधान करना, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है इंसानों से 24 घंटे काम करवा रहे हैं, नहीं, काम का नियम है 8 घंटे आप काम करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 24-24 घंटे किसी को बिठा के रखे हैं और उससे काम करा रहे हैं, या खानों में आपने जो है इंसान को भेजा है और वो 24-24 घंटे वहां पे काम कर रहा है तो जल्दी बीमार होकर मर जाएगा। तो ये कहते हैं कि कानून इस तरीके के बनाए जाएं जिनसे कि व्यक्तियों को मानवीय दशाएं मिले काम करने की। और मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी, तो मैटरनिटी रिलीफ के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट 1961 बना हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है, प्रोविडेंट फंड एक्ट बना हुआ है। तो बहुत सारे एक्ट हैं जो कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, और जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ये कहते हैं आर्टिकल 43 में द स्टेट शेल एंड्योर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो एक जो है उनको डिसेंट,
यानी कि एक सही प्रकार का जीवन स्तर प्रोवाइड कराना और वर्कर्स के जो लिविंग वेज है उसको सिक्योर करना, है ना। मतलब ये है कि भैया शोषण नहीं होना चाहिए, किसी का भी कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, बल्कि सभी को एक तो लिविंग वेज तो मिले ही ना, उनको इतना तो पैसा मिले कि जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम किया 24 घंटे और रुपए उनको 2 मिल रहे हैं, तो 2 रुपए में क्या होगा उनका, 2 रुपए में कुछ भी नहीं होगा आज के समय में। तो लिविंग वेज तो मिले उनको कम से कम। आज एक दिन का खर्चा कितना हो सकता है, एक दिन का खर्चा मान लीजिए 300 रुपए हो सकता है, तो 300 रुपए तो मिले कम से कम उन्होंने जो काम किया है। ये मैम 39 और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना फिर तो? किसके अंदर? ये इसी में जो 39 बताया ना आपने हाँ, आर्टिकल। 39 में देखो क्या कहा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहा उन्होंने, ओके। है ना। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया उनको लिविंग वेज दो, इतना तो दो जिससे कि वो गुजारा कर सके। मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, जो लेबर हाँ, निकालती है, मिनिमम वेजेस एक्ट, वो है ये। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है 43A का, द स्टेट शेल टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन मिले, ऐसे भी कानून बनाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है वो सब कुछ अपने आप ही कर रही है, सारा प्रबंध अपने आप ही कर ले रही है और वर्कर्स का उसमें पार्टिसिपेशन ना हो, बल्कि उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए और उनके भी अधिकार और हक की बात वहां पे रखी जाए। ऐसा नहीं कि उनको कभी भी किसी ने भी निकाल दिया, कभी भी रख लिया, बल्कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि हाँ जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको बताए जाए, उनको जो है इत्तला। अब कहते हैं 47 में ये, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो सही तरीके से जो है पोषण मिल सके और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जनता का, पब्लिक हेल्थ जो है सही हो सके। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। और वो कैसे होगी, वो न्यूट्रिशन से होगी। जैसे आंगनवाड़ी के थ्रू बांट दिया जाता है, मिड डे मील के थ्रू बांटा जाता है, बहुत सारे हमारे राशन बांटे जाते हैं समय समय पर, हर महीने मिलता है राशन, है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार कोई ना हो और जी न्यूट्रिशन मिलता रहे लोगों को प्रॉपरली, और वो निशुल्क दिया जाता है। मिड डे मील है आंगनवाड़ी में, ये तो बहुत ज्यादा गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को जो कुपोषण के शिकार हैं उनको, तो इस तरीके से। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताए आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, ये सभी किसके हैं, ये सभी सोशलिस्ट के हैं, ये सभी सामाजिक हैं और ये सभी जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं। भैया समाज में सभी व्यक्ति आते हैं, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, ये कहते हैं भैया सबके लिए आप ऐसा स्टैंडर्ड करो, लिविंग का ऐसा स्टैंडर्ड करो जिससे कि कोई अपने आप को ये ना सोचे कि भैया मैं तो नीचे हूं और वो ऊपर है, बल्कि उनको भी उसी स्तर पर लाया जाए। जो योजनाएं हैं जिस तरीके से भी लाया जा सकता है उस तरीके से लाया जाए, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। गांधीयन की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी का तो मेन ये भी था, उनका नारा भी था कि भैया जो देश का विकास है वो ग्राम से ही हो सकता है। तो गांव में जितना विकास होगा उतना ही भारत का विकास होगा। तो वो विलेज पंचायत को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करने की बात करते हैं, वो गांव को सुधार करने की बहुत बात करते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं कि भैया लोगों को रोजगार जो है उनके घर में मिल जाए, कुटीर उद्योग उनको मिल जाए। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, घर घर उद्योग हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो ये कहते हैं आर्टिकल 40, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह, यानी कि वो अपने उस विलेज में जो पंचायत होगी वो निर्णय ले सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके और उसके निर्णयों की मान्यता हो। ऐसा नहीं कि निर्णय उसने ले लिया और कोई इसको ना माने, बल्कि उसके निर्णयों की मान्यता रहे। और इसके लिए अलग से एक शेड्यूल भी जोड़ी गई है, जो है आपकी शेड्यूल 11, जो विलेज पंचायत की बात करती है। और अब पंचायत को जो है क्या कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है। आप देखते होंगे कि ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा के ऊपर ग्राम पंचायत होती है, और वहां पे क्या कहते हैं आपका प्रधान होता है। और प्रधान के साथ काम करने के लिए जब ग्राम पंचायत काम करती है तो वीडीओ साथ में काम करता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता है। तो ये क्या है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टेब्लिश कर दिया है कि विलेज में जितने भी सुधार कार्य होंगे वो सब विलेज पंचायत को देखने हैं। सब कुछ जो फंड आता है सब ये क्या कहते हैं वहीं से जो वीडियो होता है उसके थ्रू पूरा गांव का विकास होता है प्रधान के साथ मिलके। तो विलेज पंचायत को
बढ़ाने की बात की कि भैया विलेज पंचायतों को भी आप ऑर्गेनाइज करिए। आर्टिकल 43 बात करता है, कहता है वो पंचायत राज एक्ट जो राजीव गांधी लाया था वो यही था 73 वाला है, कौन सा अमेंडमेंट था मैम? ये 73वां अमेंडमेंट जो आप कह रहे हैं वही था। अच्छा, जो पंचायत को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसने रूल बना दिया फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 40 के आधार पे ही वो बना है, जो आपका 73 अमेंडमेंट हुआ है 1993 में, वो हाँ, राजीव इसी गांधी का लाया है। था हाँ यही यही बिल्कुल जी। यही है, वो इसी के आधार पे लाया गया था, और वो शेड्यूल भी थैंक यू, तभी जोड़ी गई थी। थैंक यू मैम। अब बात करते हैं, अच्छा ये ना गांधीयन है, तो आर्टिकल 43 इसीलिए आ गया क्योंकि आर्टिकल 43 में जो है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की गई है, कुटीर उद्योग को प्रमोट करने की बात की गई है, तो वो गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाते हैं। तो 43 आपका सोशलिस्ट में भी रहेगा और 43 आपका गांधीयन में भी रहेगा। एक जो है इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, अगर वो आप नोट कर लें, क्योंकि ये तो मैं भी आपको बताती हुई चलूंगी। 46, 47, 48 जो सोशलिस्ट के रहेंगे, सोशलिस्ट के जो आर्टिकल्स रहेंगे वो रहेंगे जैसे आर्टिकल 38, 39, 39A, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। तो ये क्या है, ये आपका जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं ये उसमें चले जाते हैं, ये आर्टिकल उसमें चले जाते हैं कि जो सामाजिक मैम कैन यू प्लीज विचारधारा की। रिपीट? हाँ बिल्कुल, आई कैन रिपीट। 38, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ये आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सेकंड ओके है मैम, थैंक गांधीयन, यू। सेकंड है गांधीयन। और जो गांधीयन के आर्टिकल हैं कि जिसमें हमें गांधी जी की विचारधारा देखने को मिलती है, वो है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। तो गांधीयन की 40, 43, 43B, 46, 47, 48। वहीं पर जो आपका लिबरल कैटेगरी आती है कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें हमें लिबरल अप्रोच देखने को मिलती है, तो वो है आपका आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। तो 45, सॉरी 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ये लिबरल अप्रोच की बात करते हैं। तो जब हम गांधीयन की बात करते हैं तो इसमें आपका 40 आता है जो कि बताता है विलेज पंचायत के बारे में। 43 आता है जो बात करता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। 43B आता है जो बात करता है प्रमोट वॉलेंटरली फॉर्मेशंस, जो यूनियंस बनाई जाती हैं, कोऑपरेटिव्स बनाई जाती हैं, कि उनको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि जो वॉलेंटरली फॉर्मेशन है वो किया जा सके, संघ बनाए जा सके, यूनिट्स बनाई जा सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सके। तो ऐसे आप कानून बनाइए कि जो लोग हैं वो इस तरीके की यूनियन बना सके। 46, promote educational and economic interest of the weaker section of the people, particularly that of the scheduled castes,
शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो ऐसे एजुकेशनल और इकोनॉमिक यानी कि जो शैक्षिक और आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए वीकर सेक्शंस में कौन आ रहे हैं, खासकर जो एससीज हैं, एसटीज हैं और ओबीसीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएं ताकि वो जो है शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें। आर्टिकल 47 बात करता है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जाए और प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो ऐसी चीजों को जो है क्या कर दिया जाए, इस तरीके की चीजों को प्रतिबंधित किया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे कि आपका शराब है, जो नशे की चीजें हैं, ड्रग्स हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी से पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होगी, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये इसी के आधार पे जो आप देखते हैं ना कि बैन हो जाती है, जैसे बिहार में बैन है, तो वो इसी के अंदर है, आर्टिकल 47 के अंदर ही वो कानून बनाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल 48 कहता है प्रोहिबिट द शेल्टर ऑफ काउस, क्लाव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो जो ये जो आप देखते हैं ना कि जगह जगह मांस काटने की जो जगह बनाई गई है, उनको प्रतिबंधित करना, उन पे बैन लगाया जा सकता है कि ये चीजें नहीं काटी जाएंगी, इनको काटने पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई भी ये जो कहते हैं ना बूचड़ खाने, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इनकी ब्रीड को सुधारा जाए, उसमें सुधार किया जाए, ऐसे कानून बनाए जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो जो है एकदम प्रॉपर है, चलेगा और इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वो कह रहे हैं कि ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं कि इनको बंद किया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी लिबरल प्रिंसिपल्स की, और लिबरल में हम बात करेंगे सबसे पहले है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? आर्टिकल 44 ये कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है एक समान संहिता। तो जो स्टेट है वो ऐसा कानून बना सकता है जो कि एक समान रूप से सभी पर लागू हो। तो द स्टेट कैन मेक द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू हो, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। और स्टेट की डेफिनेशन में सभी चीजें आ रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये मत सोच के चलना कि स्टेट में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है या अदर अथॉरिटी है। ये मत सोच के चलना कि बस एक ही चीज है। ये चारों चीजें स्टेट में जो मैंने अभी बता दी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी अंडर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलरली स्टेट अगर चाहे तो वो अपने यहाँ पर एक जैसा कानून लागू कर सकता है। ना कोई हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना कोई सिख होगा, सबका ऊपर एक ही कानून लागू होगा। जैसे आज बीएनएस लागू होता है सब पे, अगर किसी ने मर्डर किया है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सजा मिलेगी बीएनएस के अंदर, और वही मिलेगी जो कि वहां पे लिखी गई है। वो जो है उसके पर्टिकुलरली पर्सनल रिलीजियस मैटर नहीं है। तो इस तरीके के कानून बनाए जा सकते हैं जो कि एक समान रूप से लागू हो। अगर बाईगेमी अपराध है तो वो पूरी तरीके से अपराध किया जा सकता है। फिर वहां पर जो है हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पर 4 शादी अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि बाईगेमी अपराध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है, ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ये कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो जो आपका क्या कहते हैं स्टेट है वो ऐसे कानून बनाए। हालांकि जो आपका 45 है इसको क्या किया गया था, इसको ऐड किया गया था बाद में दोबारा, और इसको ऐड करने के बाद ये कहा गया कि जो स्टेट है वो 6 से लेकर 14 साल की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क जो है शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए अग्रसर होगा, और इसके साथ ही साथ ऐसे प्रावधान करेगा जिससे कि उनको ऐसी शिक्षा दी जा सके।
तो यहाँ पर 6 से 14 साल उसको कर दिया गया है। और ये आपका कब ऐड किया गया? ये ऐड किया गया आपका 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में। तो वहां पर आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 45 को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से इसको रीएस्टेब्लिश किया गया, और आपका एक जोड़ा गया था एक फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11 ड्यूटी थी के, और उसमें 6 से लेके 14 साल की आयु कर दिया गया है, 6 to 14 ईयर्स। उसके बारे में स्टेट भी कानून बनाएगा। ये गार्जियन की भी ड्यूटी है कि वो उनको जो है शिक्षा प्रोवाइड कराए, उनकी फैसिलिटी दे शिक्षा की, और साथ ही साथ ये उसका अधिकार भी होगा। तो ये 3 जगह इसको जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 ये कह रहा है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो आपका जो है कृषि को बढ़ावा देना, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना, है ना। जगह जगह आप देखते हो स्कीम भी लगी रहती है कि कोई पोल्ट्री खोलेगा तो उसके लिए ये है, कोई पिग फार्म खोलता है तो वहां पर भी उसको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, उसका जो है 50% लोन भी माफ किया गया है। तो इस तरीके से उनको बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, उसके सुधार के लिए कानून बनाना। 48A बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो पर्यावरण को जो है उसमें सुधार करना, उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जंगलों की सुरक्षा करना, और जो वहां पे जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, उन सभी की भी रक्षा करना। ये क्या है? ये स्टेट का दायित्व होगा, और वो ऐसे कानून बनाए, और बहुत सारे कानून बनाए भी हुए हैं इसी पर। 49 बात करता है द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो जितने भी हमारे स्मारक हैं, जितने भी हमारे हिस्टोरिक प्लेस हैं, हिस्टोरिक इंटरेस्ट के प्लेसेस हैं, उन सभी का क्या करना? उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी भी संरक्षा करना। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी चीज तोड़ दी जाए। जो हमारे हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उन सभी का ध्यान रखना, उनको सेफगार्ड करना। फिर ये कहते हैं आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 कहता है द स्टेट शेल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। यानी कि जो स्टेट है वो कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव को ही पावर दे दे जुडिशरी की, है ना। नहीं, वो ये नहीं कर सकता है। वो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की पावर नहीं दे सकता है, वो एग्जीक्यूटिव को डिसीजन करने की पावर नहीं दे सकता है। तो हमेशा उसको ये ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है, और हमेशा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है, या एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखना है। उसने जो कानून बनाया है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करा सकती है, उस पर डिसीजन नहीं दे सकती है कि वो सही है या गलत है। ये आज भी डिसीजन कौन देगी? जुडिशरी देगी, और वो इंडिपेंडेंट है, वो स्टेट के अंदर नहीं आती है। स्टेट उसको जो है कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो वो कभी भी अपने आप को जो है जुडिशरी मानने की गलती ना करे कि मैं एग्जीक्यूटिव को ही पावर दे दूंगा जिससे कि उसके पास जाना ही ना पड़े, कोर्ट के पास जाना ही ना पड़े। तो हमेशा ध्यान रखे कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी ना बना दे। तो ऐसे कानून, जब कानून बनाए तो इन सब चीजों को ध्यान में रखे। आर्टिकल 51 है जो बात करता है, कहता है कि इट डिक्लेयर्स दैट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शेल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशन, foster respect for international law and treaty obligations, encourage settlement of international dispute by arbitration। तो उसको क्या करना है? एक आपका आर्टिकल ये है आर्टिकल 51, और एक आप देखोगे आर्टिकल 253 जिसमें कि इंटरनेशनल वर्ड यूज हुआ है। तो इनका ये कहना है कि हमेशा वो क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखेगा और उसको स्थापित करने की कोशिश करेगा। हमेशा अपने जो संबंध है वो दूसरी कंट्रीज के साथ सही तरीके से सम्मानजनक रूप से बनाए रखेगा। जो ट्रीटीज, जो ऑब्लिगेशन है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करेगा, और हमेशा जो सेटलमेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि बस ये झगड़ा हो गया तो ये बना रहेगा, नहीं, कोशिश करेगा कि आर्बिट्रेशन के थ्रू, सुलह के थ्रू उसको निपटाया जा सके। तो हमेशा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को वो ऊपर रखेगा, ऐसे कानून बनाएगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून ऐसा ना हो जिससे कि इंटरनेशनल पीस हमारा डिस्टर्ब हो जाए। तो ये क्या है? ये सारे लिबरल प्रिंसिपल वाले में आएंगे 50 और 51। हाँ जी, ये लिबरल प्रिंसिपल में आएंगे।
मैम जरा छोटी एक गाइडेंस चाहिए थी मैम, जैसे सोशलिस्टिक, गांधीयन और ये 3 हो गए लिबरल। अब कंटेंट तो याद हो गया, पर ये नंबर तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगे याद करने में। नहीं, ये तो नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना है, आपको लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको शुरू में ही पार्ट 4 आपने डाल दिया और ऊपर 36 to 51 डाल दिया, है ना? और फिर आपने ऊपर सोशलिस्टिक, गांधीयन और तीनों अलग अलग बना दिए लाइन बस सी। बिल्कुल। आपको ये क्या करना है, आपको इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखना। आप जैसे सोशलिस्ट लिख रहे हो तो सोशलिस्ट में आप क्या करोगे, सोशलिस्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, इनको थोड़ा थोड़ा सा बता दिया। वो गांधीयन तो क्या प्रियम्बल है, वो तो प्रियम्बल ही है मैम, प्रियम्बल का तो आंसर रटाया था आपने, वही तो है, ये प्रियम्बल ही तो आ जाएगा जस्टिस 3 बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के और बाद में फिर आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो जो आपको याद आता रहे वो आप इसको लिखते रहेंगे, रोमन नंबर में या जैसे भी चाहें। ठीक है जी। आपको कुछ नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं डालना है। अब इसमें है आपका कि आपके जो डीपीएसपी हैं इनमें कब कब अमेंडमेंट हुआ है। तो देखिए इनमें अभी तक 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है। फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जो इमरजेंसी के दौरान हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976, उसमें आपका जो आर्टिकल 39 39A 43A और 48A, 39 39A 43A 48A इनको ऐड किया गया था। फ्री लीगल एड, जैसे कि निशुल्क जो है क्या कहते हैं विधिक सहायता प्रोवाइड कराने के लिए कानून बनाएगा, जैसे कि आपका लोक अदालत, नालसा बनाया गया, है ना। वर्कर्स को पार्टिसिपेशन दिया जाए मैनेजमेंट में इंडस्ट्री के, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सब चीजें उसमें ऐड की गई। आपका फिर इसके बाद आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, जो सेकंड अमेंडमेंट था वो था 44th। 44th अमेंडमेंट 1978। इसमें आपका जो आर्टिकल 38 है उसको इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 38 को ऐड किया गया। आर्टिकल 38 की जो पहली लैंग्वेज थी उसको चेंज कर दिया गया पूरी तरीके से, और ये कहा गया कि जो स्टेट है वो हमेशा मिनिमाइज करेगा इकोनॉमिक इक्वालिटीज को, इनकम के अंदर इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करेगा, जैसे कि स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये कहते हैं द स्टेट in particular shall strive to minimize economic inequalities in income and eliminate inequalities in status, facility and opportunity। तो असमानता को हटाएगा बेसिकली। फिर थर्ड अमेंडमेंट था 86th अमेंडमेंट 2002। 44th अमेंडमेंट से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी के थ्रू आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एलिमिनेट किया गया था, है ना, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स 19 क्लोज एफ के अंदर से उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। तो ये तो रही आपकी फंडामेंटल राइट से, थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि आप कनेक्ट कर जाएं। 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ था, ये थर्ड अमेंडमेंट था इसमें, जिसमें कि आपका आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया था, है ना। वो जो 6 ईयर था उसको 6 to 14 ईयर्स किया गया। और इसी के थ्रू आपका ये क्या किया गया था, आर्टिकल 21A एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, और इसी के थ्रू गार्जियन की ड्यूटी लगाई गई कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करे के अंदर। तो 86 अमेंडमेंट 2002 ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड था। और जो आपका फोर्थ अमेंडमेंट था वो था 97th 2011।
4th अमेंडमेंट हुआ 97th 2011, जिसमें 43B को ऐड किया गया था, जो कि वॉलेंटरी फॉर्मेशंस को, ऑटोनोमस फंक्शनिंग्स को प्रमोट करने की बात करता था। कि मैम ऑटोनोमस फंक्शनिंग का एग्जांपल क्या होगा? यूनियन, आप देखते हैं ना, जैसे यूनियन है, किसान यूनियन बन जाती है, आपका ये छात्र यूनियन बन जाती हैं, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल है। तो ये गांधीयन में भी आएगा ना ये तो? हाँ बिल्कुल। गांधीयन में लेबर वाला है, ये सोशल वाला है। आपका जो क्या कहते हैं 43 है, 43B इसमें आता है गांधीयन में, ये गांधी जी इसको प्रमोट करने की बात कर रहे थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूल वाला। हाँ जी। अब बात आती है आपकी, ये मैम अगर डायरेक्टली क्वेश्चन मैम पूरा ऐसे ही लिख देते हैं बिना सोशलिस्ट और गांधीयन और लिबरल डाले हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इससे क्या हो रहा है, ये जो 3 कैटेगरी है ना, इसमें आपका ये नहीं है कि आपको ये तीनों कैटेगरी के अंदर से आर्टिकल्स लिखने हैं, कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाना है कि इनके कंटेंट्स के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और बाद में लिखना शुरू करो ऐसे ही सिंपल। आपको वैसे भी तो याद हो गए ना कि एक सोशलिस्ट है, एक गांधीयन, एक लिबरल है, वैसे भी तो याद हो गए ना, तो लिख दो अब उसको। नहीं ये एक पॉइंट में लिखने में याद नहीं रह पाएंगे ना, वैसे तो एक साथ सारे लिख देंगे 20-25। बस 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 बहुत है, आप 1 2 3 करके लिख दो, और उसके बाद ये 1 2 3 में अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखना शुरू कर दो, ओके। है ना। ऐसा नहीं कि इनके अंदर लिखने हैं, नहीं नहीं लिखने हैं, बस ये तो आपको एक ये है कि आप उनको ये बता रहे हैं कि जो इसकी क्या कहते हैं लैंग्वेज है, उसके आधार पे ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है इसकी कंटेंट के आधार पर, क्योंकि ये जो इसका कंटेंट है वो 3 विचारधाराओं से लिया गया है, वो विचारधारा ये है तीनों। अब उसके बाद आपको ये नहीं कि सब में अलग अलग लिखना है कि इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर नहीं, कुछ नहीं लिखना, फिर अपना मैम सिंपली लिखना शुरू कर दो। ये क्वेश्चन है मैम, जो भी न्यूज सुनता होगा वो सब इसको लिख लेंगे, तो ऐसा हाँ क्या है स्पेसिफिक क्या होंगी इसके अंदर जो हमें लगे कि हमने पढ़ के लिखा हुआ है, एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा? देखिए ये हम तो आप, ऐसे भी लिख जाते हैं। हाँ जैसे आप हैं, अभी आपने ये सुना और इस तरीके से, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास भी अटेंड नहीं की होंगे और वो भी लिख के आएंगे। तो देखिए, ना तो यूनिक में कुछ अलग लिखा हुआ है, ना किसी बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है, और ना ही मैं कुछ अलग पढ़ा सकती हूँ। मैं भी वही पढ़ा रही हूँ जो आपकी बुक कहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। बस अब तरीका आपका लिखने का है कि आप किस तरीके से वहां पे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं मेरा रमेश जी 6 पेज बनने हैं, रमेश जी 6 पेज बनने हैं, और थोड़ी राइटिंग साहब हो, उन्हें नहीं पढ़ना, उस पर इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर को। 6 पेज नहीं हुए तो नंबर नहीं देगा आपको। हमें ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आप 4 पेज से कम तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ओके। हाँ 4 पेज आपके मिनिमम है, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 5 5.5। ये चाहे टोटल पहला वाला पेज ही आखिर में लिख दो, वो फर्क नहीं पड़ता, पर 6 पेज होने चाहिए बच्चे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा शुरू करो लॉन्ग आंसर से, शॉर्ट तो उठाना ही नहीं है, पहले लॉन्ग उठाना है, फिर शॉर्ट उठाना है, फिर सबसे आखिरी में वेरी शॉर्ट उठाना है। अरे शरद सर, आप इतना मोटिवेट मत करिए, पहले ही हम लोग टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और ज्यादा टिकट फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। यूनिक समझ में नहीं आती जो मैडम